एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक्स सीएम सुंदरलाल को, जिसने यहां पर भगवान निराला से डील की थी और डील के अकॉर्डिंग पूरा 512 करोड़ रुपए यहां पर आ गया है। और ये पैसा पूरा रिसीव करने के बाद सुंदरलाल को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी सारी शर्तें मान ली गई और उसे 512 करोड़ रुपये भी मिल गया। यानी दोस्तों सुंदरलाल का पक्ष यहाँ कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत हो रहा था। और दोस्तों हुकुम सिंह जैसे ही यहाँ पर विधानसभा में पहुँचता है अपने लोगों से मिलने के लिए, यहाँ पर सभी लोग उसके हाय हाय के नारे लगा रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें ये डमी सीएम नहीं चाहिए और हमें कोई मजबूत सीएम चाहिए। हमें ऐसा सीएम नहीं चाहिए जिसकी बिल्कुल भी नहीं चलती है और जो किसी भी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों भगवान निराला ने यहाँ हुकुम सिंह को हटाने का पूरा प्लान बना लिया था और सभी एमएलएस को भड़काकर अब एक नया ही सीएम बनने वाला है। वहीं अंदर से दोस्तों बन्नो सिंह आती है और बन्नो सिंह बोलती है कि किसको सीएम बनना है और किस किस ने यहाँ भगवान निराला से पैसे लिए हैं। तब यहाँ पर दोस्तों दिलावर बोलता है कि आप भी सीएम बन सकते हो और मैं भी सीएम बन सकता हूँ, लेकिन हुकुम सिंह सीएम बनने के लायक नहीं। हुकुम सिंह को यहाँ पर बन्नो अपने साथ लेकर जाती है और अब हुकुम सिंह के हाथों में एक ऐसी चीज़ देने वाली है जिससे दोस्तों इस सीरीज़ में आग ही लगने वाली है। अब यहाँ पर हमें भगवान निराला का पूरा सच पता लगने वाला है कि कैसे वो टैक्सी ड्राइवर मोंटी से भगवान निराला बन गया, जिसमें हमें ये सीरीज़ पास्ट में लेकर जाती है और दिखाया जाता है हमें बन्नो, जिसके फादर एक टैक्सी ड्राइवर थे और बहुत बड़े महात्मा के लिए टैक्सी चलाया करते थे और उन्हीं के कहने की वजह से ही उसने यहाँ पर मोंटी से शादी की थी। मोंटी एक टैक्सी ड्राइवर अपनी वाइफ बन्नो को बताता है कि उसकी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई है जहाँ खाना भी उसे वहाँ दिया जाएगा। बन्नो को लगता है कि यहाँ पर मोंटी की किस्मत चेंज हो गई है और वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलने वाला है। बन्नो अपने पति को लेकर पहली बार इतना खुश होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मोंटी को, जो भगवान निराला बनने से पहले मोंटी था। मोंटी यहाँ पर कार के अंदर से एक्सेसरीज चोरी कर कर एक शॉप पर बेचा करता था, यानी जैसे कभी फ़ैन आ गया कभी बैटरी आ गई और वो इस शॉप पर बेचकर अपना हिस्सा वहाँ से ले लिया करता था। मोंटी की वाइफ को समझ में नहीं आता है कि एक मैकेनिक और टैक्सी ड्राइवर की जॉब से ये पैसा इतना सारा इनके पास आ कहाँ से रहा है, लेकिन यहाँ पर मोंटी कुछ भी नहीं बताता और उसकी मुलाकात एक दिन यहाँ पर कुछ गुंडों से होती है और यहाँ पर उसे पहली बार मिलता है भोपा, जो उसे बोलता है कि तू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है और तू यहाँ पर अगर ज़्यादा नज़र आया तो तेरे साथ वो चीज़ हम करेंगे जो अभी तक तेरे साथ नहीं हुई होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोंटी हिम्मत दिखाता है और बोलता है कि तू मेरे डर से कांप रहा है और तुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि अगर तेरे साथियों को पीटने के बाद तू मेरे सामने आया तो तेरी हालत क्या होगी। मोंटी की दोस्तों इस हिम्मत को देखकर भोपा यहाँ पर उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसका नाम भूपेंद्र होता है और बोलता है कि क्यों ना मिलकर काम किया जाए। यहाँ से दोस्तों इनकी डील शुरू होती है और ये दोस्ती आज तक इनकी कायम, क्योंकि अब ये लोग यहाँ पर टैक्सी के अंदर से एसेसरीज की जगह अब ये कार चोरी करने लगे हैं और वहाँ पर ये लोग पत्थर लगाते हैं, जिसके बाद रात में जाकर लोगों को लूट लेते हैं और कार को लेकर आते हैं उसी शॉप पर जहाँ पर वो पहले एक्सेसरीज बेचा करते थे और अब वहाँ पर कारों को बेचा जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर कारों को देने से मना कर देते हैं उन्हें वहाँ पर दोस्तों जान से मार दिया जाता है और अब अंधा पैसा इनके पास आता जा रहा है। और इस चीज़ की रिपोर्ट यहाँ पर एक पुलिस थाने में कर दी गई है और उसी पुलिस थाने से एक ऑफिसर आया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसने यहाँ पर मोंटी और भूपेंद्र को पहचान लिया है कि उनकी कार कोई और नहीं, यही दोनों ले गए। मोंटी और भूपेंद्र रात को कांड करने के बाद घर पर वापस आते हैं, जिन्हें वहाँ पर वो ऑफिसर भी मिलता है जो बताता है कि तुमने किस किस के साथ क्या क्या किया, मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन मोंटी और भूपेंद्र कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और मोंटी बोलता है कि सर इस चीज़ को रफा दफ़ा यहीं कर लेते हैं, आपको क्या चाहिए मुझे बता दो। तब वो दोस्तों ऑफिसर बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, अगर तुम्हें इस चीज़ से बचना है तो मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाने। मोंटी बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं और जाने से पहले वो ऑफिसर से वो रिपोर्ट मांगता है, लेकिन ऑफिसर रिपोर्ट देने से मना कर देता है, जिसके बाद भूपेंद्र और मोंटी उस ऑफिसर को वहीं जान से मार देता है और इसको देखने वाला और कोई नहीं यहाँ पर बन्नो ही होती है। बन्नो ने ये सब कुछ होते हुए देख ली थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति जो एक टैक्सी ड्राइवर था वो कातिल कैसे बन गया और उस एफआईआर को वो बन्नो को दे देता है। बन्नो को एफआईआर देने के बाद ये कार को लेकर जाते हैं और यहाँ पर ये उसी ऑफिसर को उस कार के अंदर ही जला देते हैं ताकि पुलिस ऑफिसर की मौत का सच किसी को पता ना लग सके। जिसके बाद भोपा स्वामी नेपाल के लिए निकल जाता है और बाबा यहाँ पर निराला आ जाता है काशी और 20 साल पहले किए हुए कांड की एफआईआर की कॉपी आज तक उस फाइल में मौजूद थी। अब सीएम हुकुम सिंह के पास एक बहुत ही मजबूत सबूत है और इस चीज़ को लेकर सोनिया जाती है भोपा स्वामी के पास और भोपा स्वामी को यहाँ सारी काली करतूत बाबा निराला की दिखाती है और बाबा निराला जो यहाँ पर हुकुम सिंह को हटाने वाला है एज ए सीएम
वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर वो भोपा स्वामी यहाँ पर हुकुम सिंह को हटाता है तो ये फाइल यहाँ पर सरकार को दे दी जाएगी, जिसके बाद भोपा स्वामी और निराला को जेल में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर भोपा स्वामी को ऊपर छोड़ दिया गया है कि क्या वो जेल जाना चाहते हैं या नहीं। अगर जेल नहीं जाना चाहते हैं तो वो लोग हुकुम सिंह को ही सीएम रहने दें। और भोपा सिंह भी अब सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सुंदरलाल के साथ डील करे या नहीं। अब बाबा निराला के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर वो सीएम हुकुम सिंह का साथ देता है तो यहाँ पर दोस्तों एक्स सीएम सुंदरलाल पम्मी को ऐसे यूज करेगा और पॉलिटिकली इसका फायदा उठाकर इलेक्शन जीत जाए। और अगर हुकुम सिंह का साथ नहीं देता है तो हुकुम सिंह अपने पास रखी हुई फाइल जिसमें एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है उसको लेकर सरकार को दे देगा, जिसके बाद बाबा के बचने के चांसेस 0 के बराबर हो जाएंगे। जिसमें देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर बाबा करता क्या है। पम्मी को अपनी बेटी कहने वाले एक्स सीएम सुंदरलाल के यहाँ पर पम्मी आती है और वकीलों के सामने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से पहले ही वकीलों को निकाल दिया गया और इन लोगों को भी बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर भगवान निराला के साथ डील कर ली है और इन लोगों को इंसाफ मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर उजागर बोलता है कि क्यों ना हमें कुछ और लॉयर को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर एक्स सीएम सुंदरलाल पर भरोसा नहीं। भगवान निराला को अगले दिन कोर्ट में पेश होना है, जिससे दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा है और वो इस चीज़ से कांप रहा है और बोलता है भोपा स्वामी अगर तुम्हें इस चीज़ से बचना है तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना होगा। अगले दिन सुबह होती है और यहाँ पर पहली बार दोस्तों पम्मी के सामने बाबा निराला होता है। बाबा निराला उसके आगे हाथ जोड़ता है। बाबा निराला का इस तरह से भव्य स्वागत किया जाता है जैसे वो अभी भी अपने आश्रम में। बाबा निराला अपने भरोसे के अनुयायियों के साथ कोर्ट में पेश होता है और अब वो अपना केस लड़ने वाला है ताकि लोगों के सामने सच आ सके, और अगर बाबा निराला गिल्टी निकलता है तो बाबा निराला को आज जेल हो जाएगी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाती है और बाबा निराला के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं, जिसमें कई लड़कियों के साथ उसने शारीरिक शोषण किया था। जिसके बाद पम्मी को कटहरे में बुलाया जाता है। पम्मी बताती है कि ये कोई बाबा वाबा नहीं है, ये एक ढोंगी है जो लोगों के साथ उनकी भावनाओं के साथ खेलता है और उनका यूज करने के बाद उन्हें वहां से फेंक देता है। और मैं अपने वर्ड पे अभी भी कायम हूँ और जो मैंने चिट्ठी में लिखा है वो एक एक शब्द सच है। पम्मी के लॉयर बाबा निराला के बारे में बताते हैं कि कुछ टाइम पहले इसने एक लड़की कोमल के साथ भी ऐसा ही किया था, जिसकी एक 0 एफआईआर वसंतपुर थाने में भी लिखी गई है। और दोस्तों ये कोई और नहीं, वही दहिया फैमिली की ही बात कर रही थी, जिसकी पूरी फैमिली यहाँ पर खत्म हो गई थी। पम्मी के लॉयर ने अपने केस को बहुत ही मजबूती से रखा था और यहाँ पर बाबा निराला की इमेज को एक मॉन्स्टर की तरह साबित कर भी दिया था। और दोस्तों अब आता है यहाँ पर नंबर बाबा निराला के लॉयर का, जो यहाँ पर एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसके थ्रू आपको सच का सच पता लग जाएगा। और यहाँ पर पम्मी की मदर भी आई हुई है। यहाँ पर पम्मी का वीडियो चलाया जाता है जहाँ पर उस घटना के बाद का वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पर बाबा की यहाँ पर पम्मी तारीफ कर रही है और सभी लोग अचानक सोच में पड़ जाते हैं कि अगर पम्मी के साथ बाबा ने गंदा काम किया था तो उसके बाद पम्मी उसकी तारीफ कैसे कर सकती है। और सभी यहाँ पर दासियों और साध्वियों को बुलाया जाता है बाबा के लिए गवाही देने के लिए कि बाबा का नेचर उनके लिए कैसा है। तभी सभी लोग यहाँ पर बाबा की तारीफ करते हैं और बोलते हैं, कोई बोलता है कि बाबा ने उनका जीवन बदल दिया और कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा अगर नहीं होते तो वो इस दुनिया में नहीं होते। यानी बाबा के लिए दोस्तों चारों तरफ से पॉजिटिव बातें की जाती हैं और बाबा को कहीं ना कहीं एक महात्मा के रूप में प्रेजेंट कर दिया जाता है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट इस पूरे कोर्ट की कार्रवाई में आता है जब यहाँ पर पम्मी की मदर बोलती है कि मेरी बेटी ये नहीं है और अगर ये मेरी बेटी होती तो ये ऐसा नहीं करती। बाबा निराला एक भगवान है जिन्होंने मेरा अभी तक साथ दिया है और मेरा अभी तक वो ध्यान रख रहे हैं। बाबा निराला को कटहरे में बुलाने के लिए बोला जाता है, लेकिन जज साहब को उससे पहले एक चिट्ठी दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि बाबा निराला का आज मौन व्रत है और वो इस चीज़ पर बात नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद जज बोलता है कि हमें यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियल कार्रवाई करनी होगी और सभी लोगों को अपने कैबिन में बुला लेता है। जिसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ पर कैबिन में आकर बोली जाएंगी और सबको बोला जाता है कि बाबा गंदा काम कर ही नहीं सकता है क्योंकि बाबा उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। बाबा ने अपनी नसबंदी करा रखी है, यानी शुद्धिकरण करा रखा है और वो किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और जब पम्मी के लॉयर बोलती है कि अगर इसी के लिए एक बार इसका मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा से निकलवा लिया जाए तो इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब मेडिकल सर्टिफिकेट की बात आती है तो बाबा अपने टेस्ट कराने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो तो चाहता ही वो था कि बाहर जाकर इस चीज़ का टेस्ट किया जाए और उसे उसके भक्त बचा लेंगे। बाबा का यहाँ पर टेस्ट करने वाला भी उसी का भक्त निकलता है और बाबा के बारे में वो
बोर्ड सच लिख देता है कि बाबा इस चीज़ के लिए कैपेबल ही नहीं है कि वो किसी के साथ गंदा काम कर सके। यहाँ पर दोस्तों जीतती हुई बाजी भी पम्मी हार जाती है और पम्मी को भी यहाँ पर पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ भी कुछ पुराने केस होते हैं जिसके बिहाफ पर उसे जेल में डाल दिया जाता है। बाबा निराला और उसके लॉयर ने यहाँ पर पम्मी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसके भाई और उसके फादर को मारने वाला और कोई नहीं पम्मी है। पम्मी को उसकी वजह से जेल में लेकर जाया जा रहा है और बाबा एक बार दोबारा से छूट जाता है, जिसको पूरी तरह से कोशिश करी गई थी कि इसे जेल में डाला जाए, लेकिन बाबा अपने धन बल और पावर के दम पर कोर्ट से बेल लेने में कामयाब हो जाता है और अब सबके सामने आकर कहता है कि सच की जीत हुई और झूठ की हार। जिन्होंने झूठ बोला वो जेल में गए और जो लोग यहाँ पर सच बोल रहे थे वो आज़ाद होकर बाहर। पम्मी जेल में सोचती हुई आ रही है कि आखिर उसने कैसी क्या गलती करी जिस वजह से उसको जो है इंसाफ नहीं मिला। उसने हर तरीके से कोशिश की, हर उस गेट को खटखटाया जिस पे उसे इंसाफ मिल सकता था, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी और पम्मी को ही जेल में डाल दिया, जो यहाँ पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। अब पम्मी को इंसाफ मिलेगा या नहीं दोस्तों, ये तो हमें आश्रम सीजन 4 में ही पता चलेगा और इसी के साथ ये एपिसोड 10 यहीं डी एंड हो जाता है। और ये माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक सीरीज बॉबी देओल की ये अभी यहीं से दोस्तों कंटिन्यू होने वाली है और नेक्स्ट सीजन हमें 2023 में देखने को मिलने वाला है, यानी आश्रम 4 हमें 2023 में देखने को मिलने वाला है, जिसकी शूटिंग दोस्तों यहाँ पर 2022 में ही चालू हो गई थी और इसे सीजन 3 के साथ ही शूट किया गया था, लेकिन कुछ कुछ पार्ट इसका अधूरा रहता है, इसलिए ये हमें दोस्तों नेक्स्ट ईयर जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। सीजन 4 हमें एक चीज़ की गारंटी देता है कि सीजन 4 सीजन 3 से और भी ज़्यादा ग्रैंडियर होने वाला है, यानी इसे बहुत ही बड़े स्पेक्टिकल पे शूट किया जाएगा और इसमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी क्योंकि पम्मी अब अपने रोल को पूरी तरह से चेंज कर चुकी है। जो बाबा के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी उसने अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर लिया है और अब वो बाबा के साथ ही जीना मरना चाहती है और बाबा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती और जिन लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी थी अब वो उनसे चुन चुन के बदला लेगी और बाबा से उसने कहीं ना कहीं अब कंप्रोमाइज़ कर लिया और बाबा को भी वो इतना ही चाहती है जितना बाबा उसे चाहता है। और पम्मी के इस तरीके से चेंज होने की वजह से सभी लोग उससे डरे हुए हैं कि पम्मी ही है जो यहाँ पर बाबा पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर सकती है और पम्मी ने अगर बाबा पे पूरा कंट्रोल कर लिया तो दोस्तों आश्रम को चलाने वाला और कोई नहीं पम्मी ही होगी, जिसे रोकना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा और पम्मी ही यहाँ पर दोस्तों इस स्टेट को भी चलाने वाली है। दोस्तों आश्रम सीजन 4 जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो प्लीज़ दिल थाम कर बैठिए। 2023 का जब प्रकाश झा की ये माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक सीरीज़ आने वाली है जिसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगती होगी क्योंकि ये दोस्तों हमें कहीं ना कहीं हर तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और पम्मी और बाबा निराला का कॉम्बो सीजन 4 में कह ढाने वाला है। दोस्तों अगर आपको आश्रम सीरीज अच्छी लगी और बॉबी देओल की एक्टिंग से आप इंप्रेस हैं और उन्हें एक अच्छा एक्टर मानते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। वंदे मातरम।